जैसा कि हमने कल नीति आयोग के बारे में चर्चा की थी। चूँकि नीति आयोग योजना आयोग के बदले एक निकाय स्थापित होने जा रहा है, जिसमें कि जो कमी रही थी उसको सुधारा जा सकता है, किंतु कुछ संवैधानिक तंत्र या संवैधानिक निकाय रहे हैं जिनका स्वतंत्र रूप से व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का नियंत्रण से स्वतंत्र रहकर अपना कार्य करते हैं। उनमें एक निकाय आता है निर्वाचन आयोग, जिसका हम आज संगठन और कार्यकरण के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम हम संगठन के बारे में या प्रशासनिक संरचना के बारे में चर्चा करेंगे। निर्वाचन आयोग है, उसकी जो भूमिका है वो इस प्रकार से कह सकते हैं। चूँकि भारत का जब संविधान में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना का प्रारूप तैयार हो रहा था और स्वतंत्रता के पश्चात भारत का संविधान लागू होने के पश्चात भारत एक लोकतांत्रिक सरकार के रूप में स्थापित हुआ, और एक लोकतंत्र जिसका निर्माण, उसका संचालन उसके नागरिकों की इच्छा से उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, और जिसकी संप्रभुता उसके हर व्यक्ति में निवास करती है। चूँकि भारत द्वारा अंगीकृत लोकतांत्रिक शासन पद्धति का यह स्वाभाविक परिणाम है, इसमें 5 वर्ष की अवधि या आवश्यक होने पर उससे पूर्व या जनता निर्वाचन के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है, जिन्हें शासन सत्ता सौंपना चाहती है। किसी भी देश के लोकतंत्र की सुरक्षा का स्थायित्व इस तथ्य में निहित है कि जनता द्वारा उसके प्रतिनिधियों में निर्वाचन की व्यवस्था या निर्वाचन तंत्र का कितना कुशल, निष्पक्ष, ईमानदार और स्वतंत्र है, तभी वह अच्छे से प्रतिनिधियों का निर्वाचन हो सकता है। अतः भारत के नागरिकों को इस बात का गौरव है कि वह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के मतदाता हैं। अतः यहाँ विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की निर्वाचन संरचना और प्रावधानों का विश्लेषण प्रासंगिक होगा। भारत के संविधान में 15वें भाग के एक पृथक अध्याय में निर्वाचन की व्यवस्थाओं का उल्लेख किया गया है। ऐसा करके संविधान निर्माताओं ने विश्व के अन्य संविधानों में प्रचलित इस परंपरा से अलग हटकर, जिसमें चुनावों को कम महत्वपूर्ण मानकर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की इच्छा पर छोड़ दिया जाता है या कार्य किया है, हमारे संविधान निर्माताओं ने चुनाव के संबंध में जिन व्यापक व्यवस्थाओं का उल्लेख संविधान में किया है, उससे ये तथ्य प्रमाणित होता है। भारत के नागरिक के मताधिकार के इस राजनीतिक अधिकार को संविधान का अंग बनाने के प्रति वे कितने उत्सुक और चिंतित थे, इसका प्रमाण हम संविधान सभा ने जो निर्वाचन आयोग की जो महत्ता है उसके प्रति जागरूक रहते हुए इस संबंध में व्यवस्थाओं का जो प्रारूप बनाने का दायित्व है उसी समिति को दिया, जो मौलिक अधिकारों के प्रारूप निर्माण का कार्य कर रही थी। यानी जो मौलिक अधिकारों का जो निर्माण कर रही थी समिति, उसी को प्रारूप निर्मात्री जो संस्था है उसको ही ये कार्य दिया गया। इस समिति ने अभिशंसा की कि स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रक्रिया में कार्यपालिका के संभावित हस्तक्षेप को निर्धारित करने की दृष्टि से इसे मौलिक अधिकार ही माना जाए और इसे मौलिक अधिकारों के अध्याय में भी स्थान दिया है। समिति ने सर्वसम्मत निर्णय किया कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार संविधान द्वारा सुनिश्चित किया जाए, चुनावों की व्यवस्था स्वतंत्र, गोपनीय और सामयिक हो और चुनावों का आयोजन संघीय सरकार के कानून के अधीन और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग द्वारा किया जाए। ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए, जो कि हमारे संविधान के द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी में इसका उल्लेख
किया गया है। जैसा कि समिति के इस प्रस्ताव की भावना और मंतव्य के प्रति संविधान सभा ने सहमति प्रकट की, किंतु संविधान सभा ने इसे मौलिक अधिकारों के तृतीय अध्याय में स्थान देने की स्वीकृति प्रदान नहीं की। फलतः मौलिक अधिकारों के तृतीय अध्याय में सम्मिलित किए जाने की अपेक्षा निर्वाचन विषय को संविधान के 15वें भाग में अलग अध्याय के रूप में सम्मिलित किया गया। भारत एक संघात्मक राज्य है, फिर भी यहाँ निर्वाचन तंत्र का गठन इस प्रकार से किया गया कि संपूर्ण देश की निर्वाचन व्यवस्था एकात्मक सूत्र में बंधी हुई है। इस प्रकार से संविधान सभा ने निर्वाचन की व्यवस्था के विषय में प्रावधान करते समय पर्याप्त विचार विमर्श हुआ था। संविधान सभा इस बात से अवगत थी कि किसी भी लोकतांत्रिक देश से जनता का विश्वास और निष्ठा इस बात पर निर्भर करती है कि निर्वाचन तंत्र और संबद्ध प्रशासन के नियमों के अधीन निर्वाचन प्रक्रिया कितनी ईमानदार, जनता का मत कितना गोपनीय, निर्वाचन पंजीकरण और मतगणना संपन्न करने वाली इकाई कितनी निष्पक्ष है। ये विश्वास न केवल निर्वाचन नियमों के आधार पर बल्कि इन नियमों के निष्पादनकर्ताओं के निष्पक्षता, कार्यकरण में ईमानदारी, निष्ठापूर्ण आचरण से बनता बिगड़ता है। अतः निर्वाचन तंत्र के इस आदर्श कार्यकरण की प्रत्याभूति गारंटी किसी भी लोकतंत्र में सरल कार्य नहीं है। इस तरह संविधान निर्माताओं ने ये चाहते हैं थे कि भारत में लोकतंत्र अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए निष्पक्ष और निष्ठावान निर्वाचन तंत्र की व्यवस्था की जाए। संविधान सभा में बहस में भाग लेते हुए विद्वान सदस्य पंडित हृदयनाथ कुंजरू ने यह कहा था कि किसी भी देश का निर्वाचन तंत्र दूषित है, अकुशल है या उसमें कार्यरत लोगों की निष्ठा संतोषजनक नहीं है तो लोकतंत्र का मूल स्रोत ही विषाक्त हो जाएगा। ये हृदयनाथ कुंजरू ने संभावना व्यक्त की। जबकि संविधान सभा की प्रारूप समिति में इस विषय पर पर्याप्त विचार विमर्श हुआ और निर्वाचन आयोग का गठन कैसा हो इसका प्रारूप समिति के समक्ष 2 प्रस्ताव विचाराधीन थे, जिन्हें स्पष्ट करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में बताया कि एक प्रस्ताव के अंतर्गत 4-5 सदस्यों से युक्त एक स्थायी संस्था का प्रावधान विचारणीय था। वे चुनावों के समय निर्वाचन के आयोजन के लिए एक तदर्थ संस्था की नियुक्ति कर लें और प्रारूप समिति ने 2 प्रस्तावों के मध्य मार्ग अपनाया। अंत में संघीय स्तर पर एक सदस्यीय स्थानीय निर्वाचन आयोग की व्यवस्था स्वीकार कर ली गई ताकि निर्वाचन से संबंधी मामलों को निपटाने के लिए तत्संबंधी ढांचा सदैव क्रियाशील रहे। और संविधान सभा ने एक सदस्यीय स्थायी आयोग का प्रावधान किया गया और व्यवस्था वांछनीय हो तो राष्ट्रपति आवश्यकता अनुसार उसमें वृद्धि कर सकता है। इस प्रकार से संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक संसद, राज्यों के विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। कहने का तात्पर्य कि संपूर्ण देश की निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था एक रूपता पाई जाती है और भारतवर्ष में पाए जाने वाले निर्वाचन तंत्र की सुविधा की दृष्टि से 2 भागों में बांटकर दे सकते हैं। एक केंद्रीय स्तर पर निर्वाचन आयोग, दूसरा राज्य स्तर पर निर्वाचन तंत्र। जैसा कि केंद्रीय स्तर पर निर्वाचन आयोग का संगठन है, उसमें अनुच्छेद 324 के अंतर्गत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत भारत में निर्वाचनों का निर्देशन, अधीक्षण और नियंत्रण करने के लिए एक निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। आयोग को यह दायित्व दिया गया कि इस संविधान के अधीन संसद प्रत्येक राज्य के विधान मंडल के लिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचनों का निर्देशन, अधीक्षण और नियंत्रण करेगा। और संविधान के इसी अनुच्छेद में आगे कहा गया कि निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन और उतने ही निर्वाचन आयुक्त होंगे जितने कि राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करे।
इससे मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा इस हेतु बनाए गए विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। इसी अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि जब कोई निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया जाता है तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग के सभापति के रूप में कार्य करेगा। संविधान ये प्रावधान भी करता है कि लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन से पूर्व विधान परिषद वाले प्रत्येक राज्य के विधान परिषद से पहले साधारण निर्वाचन, तत्पश्चात प्रत्येक द्विवार्षिक चुनाव से पूर्व राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श करके निर्वाचन आयोग को दिए गए कर्तव्यों के पालन में आयोग की सहायता के लिए ऐसे प्रादेशिक आयुक्त नियुक्त करेगा जैसा कि आवश्यक समझे। इस प्रकार से निर्वाचन आयोग संगठन के बारे में संविधान के उक्त प्रावधानों से तथ्य प्रकट होता है कि भारत के निर्वाचन आयोग एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने का प्रावधान किया गया है। किंतु यहाँ उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 324(2) के उपबंधों के अंतर्गत राष्ट्रपति ने निर्वाचन आयोग में 1993 तक निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति नहीं की थी। यद्यपि 1951 से 52 के प्रथम आम चुनावों के समय 2 प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की गई, किंतु पश्चात किसी भी आम चुनाव के समय राष्ट्रपति ने प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति नहीं की। इस तरह निर्वाचन आयोग व्यवहार में 1993 में प्राय एक सदस्य ही बना हुआ था। चूँकि निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक प्रावधान में इसका स्थान है, इसलिए भारत के निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। संविधान में इस बात को सुनिश्चित करता है कि उच्च न्यायालय की भांति कार्यपालिका के बिना किसी हस्तक्षेप के स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कार्य को निष्पादित कर सके। इसलिए स्वतंत्रता बनाए रखने की दृष्टि से संविधान में कुछ प्रावधान किए गए हैं, जिससे इसे एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित करता है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसका निर्माण संविधान द्वारा किया गया है, न कि कार्यपालिका या संसद द्वारा। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग जैसी प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। नियुक्ति के पश्चात मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, और मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों का वेतन भारत की संचित निधि से ही दिया जाना तय है। इस प्रकार से संक्षेप में संविधान चुनाव आयोग के पदाधिकारियों को पूर्ण संरक्षण प्रदान करता है, जिससे अपने कार्यों को वो निडरता से, निष्पक्षता से, बिना किसी हस्तक्षेप से निष्पादित करते हैं। इसके रूप में हम एक मुख्य निर्वाचन रहे टी.एन. शेषन का नाम सुने, जिन्होंने ये बता दिया कि निर्वाचन आयोग कितना निष्पक्ष रूप से कार्य कर सकता है अगर वो किसी राजनीतिक दबाव में नहीं आए। तो स्वतंत्र रूप से संविधान में जो प्रावधान किया गया है उस प्रावधान के अंतर्गत वह कार्य कर सकता है। इसमें न राष्ट्रपति, न प्रधानमंत्री, न संसद, न कार्यपालिका आड़े आ सकती है, और वह स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कार्य करने के लिए आज भी टी.एन. शेषन को याद करते हैं। और आगे भी टी.एन. शेषन जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जिन्होंने निष्पक्षता से, निडरता से, ईमानदारी से और संवैधानिक निकाय के रूप में इसे प्रस्तापित किया, तो आगे भी टी.एन. शेषन को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में जाना जाएगा। इसका कार्यकाल, वैसे तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल सामान्य परिस्थितियों में पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष के लिए होता है, किंतु परिस्थितिवश 6 वर्ष से पूर्व भी उसको पदच्युत किया जा सकता है यदि वह 65 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो।
और यदि राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे दिया हो और यदि महाभियोग साबित हो गया हो, इन परिस्थितियों में वह 6 वर्ष के कार्यकाल के पहले भी वह अपना 6 वर्ष पूर्व भी वह अपना घर की ओर प्रस्थान कर सकता है। इस प्रकार से निर्वाचन आयुक्त का जो अन्य जो निर्वाचन आयुक्त हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा, उसकी आयु भी 62 वर्ष निर्धारित की गई। यानी 62 वर्ष की उम्र कर लेता है तो उसे पदमुक्त किया जा सकता है। निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र द्वारा ही मुक्त किया जाए। जैसे कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वह राष्ट्रपति को संबोधित करते अपने त्यागपत्र, इसी प्रकार से अन्य निर्वाचन आयुक्त भी राष्ट्रपति को संबोधित करते त्यागपत्र दे सकते हैं। जैसा कि वर्तमान में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त निर्धारित किए गए हैं, और आगे हम इसके संरचनात्मक प्रशासनिक संरचना के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों को सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित वेतन मिलता है। इसके अतिरिक्त उन्हें निःशुल्क आवास, स्वास्थ्य सुविधा, यात्रा भत्ता आदि उपलब्ध कराए जाते हैं, और निर्वाचन आयुक्तों को वेतन भारत की संचयी निधि से ही देय है। वेतन भत्ते के बारे में जो हम बात कर सकते हैं, इसका प्रावधान है, और प्रावधान ये भी किया गया है कि संविधान में निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्तों की संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन रहते हुए किए जाने का प्रावधान है, किंतु ये उल्लेखनीय है कि संसद ने अभी तक ऐसी विधि का निर्माण नहीं किया है जिससे कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कोई पूर्व का आधार निश्चित किया गया। किंतु फिर भी राष्ट्रपति द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी रीति के आधार पर हटाया जा सकता है जिस प्रकार से संविधान में उच्चतम न्यायाधीश को अपने पद से हटाए जाने का प्रावधान किया गया है। या तो सिद्ध कदाचार असमर्थता के लिए संसद के प्रत्येक सदन के समस्त संख्या बहुमत द्वारा या उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थन किए जाने पर राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को हटाने का आदेश दे सके। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के हटाए जाने के बारे में भी इस प्रक्रिया को अपनाया जाना इस तथ्य को स्पष्ट प्रमाण है कि हमारे संविधान निर्माता निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र, सशक्त और कार्यपालिका के अनुचित प्रावधानों से मुक्त रखना चाहते थे। ये बात महत्वपूर्ण है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जितना संरक्षण प्रदान किया गया है। जैसा कि ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, उसको भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष माना है। नियुक्ति और त्यागपत्र का समकक्ष ही मुख्य न्यायाधीश के अनुरूप व्यवस्था की गई। इस प्रकार से हम आगे निर्वाचन आयोग की संरचना का गठन का प्रावधान या संरचना का कैसा स्वरूप है उसको हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग के शीर्ष पर एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त कार्यरत है। आयोग में संविधान द्वारा परिकल्पित अन्य आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान का लागू नहीं किया गया, किंतु संविधान प्रावधान से अलग हटकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह करने में सहायता देने के लिए आयोग ने 1993 से 2 पद अन्य निर्वाचन आयुक्त के स्वीकृत किए हैं। इस समय आयोग इन दोनों पदों पर निर्वाचन आयुक्त कार्यरत हैं। एकमात्र कार्यरत निर्वाचन आयुक्त जो आयोग का वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी प्राय भारतीय प्रशासनिक सेवा
या केंद्रीय सचिवालय सेवा की सिलेक्शन ग्रेड केंद्रीय सेवा के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति पर लिया जाता है। और ये परावर्तन 5 वर्ष के लिए होता है कि जिसे कितनी भी अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। ये राजपत्रित पद है जिसे भारत सरकार में संयुक्त सचिव के स्तर का माना जाता है। आयोग में सचिवालय में कार्यों का संचालन के लिए 3 सचिव कार्यरत हैं। ये सचिव प्राय आयोग के अधीनस्थ पदों पर क्रियाशील अधिकारियों में से ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यद्यपि उन्हें प्रावर्तन पर भी लेने पर प्रावधान है, किंतु क्रियाशील अधिकारियों के अनुभव का लाभ लेने की दृष्टि से आयोग में से ही उन्हें ले लिया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951-19 के प्रावधानों की सीमा में रहते हुए सचिवों के मध्य आयोग के कार्यों का विभाजन और प्रत्यायोजन कर दिया जाता है और निर्दिष्ट मामलों में वे अंतिम निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। आयोग के सचिव का पद भारत सरकार के उप सचिव के स्तर का माना जाता है। और आयोग में 7 अवर सचिव भी स्वीकृत हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावों के आयोजन के बाद में प्रतिवेदन तैयार करने तक संबंधी सांख्यिकी विश्लेषण के लिए एक अनुसंधान अधिकारी व संदर्भ अभिलेख अनुभाग कार्यरत है, जिसका नियंत्रण अनुसंधान अधिकारी द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त आयोग के सचिवालय में 17 अनुभाग अधिकारी, 45 सहायक, 5 स्टेनोग्राफर, 5 अनुसंधान सहायक, 7 हिंदी अनुवादक, 1 पुस्तकालय अध्यक्ष, 1 सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष, 3 पुस्तकालय सहायक, 29 वरिष्ठ लिपिक, 43 कनिष्ठ लिपिक, विभिन्न प्रकार के 58 ग्रुप डी के सहायक कर्मचारी। और आयोग की संरचना को इस प्रकार से हम तय कर सकते हैं या इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं कि अनुच्छेद 324 के अंतर्गत अधीक्षण, निदेशन, नियंत्रण की व्याख्या जो समय समय पर न्यायपालिका द्वारा की गई, उससे सिद्ध होता है कि निर्वाचन आयोग की शक्ति अपरिमित स्रोत उसकी सृजनकारी अनुच्छेद 324 ही है और इनका निष्पादन शक्तियों के बिना किसी कृत्य का निष्पादन असंभव है। इसी प्रकार ऐसी शक्तियाँ जो कृत्य के निष्पादन की अपेक्षा नहीं करती निरर्थक ही मानी जाएंगी। अतः उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 324(6) में उल्लेखित शब्द कृत्य निर्वाचन आयोग की शक्तियों और दायित्वों को व्यक्त करता है। निर्वाचन आयोग के कार्यों को या इस प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है, किंतु ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी तो हम निर्वाचन आयोग के प्रशासनिक जो संरचना कर रहे थे हम उसके बारे में स्पष्ट है। जैसा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त एक होता है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, एक उप निर्वाचन आयुक्त होता है और 3 सचिव होते हैं। 7 अवर सचिव होते हैं जिनके अलग अलग अनुभाग बटे हुए हैं। पहला अवर सचिव जिसके प्रशासन अनुभाग और निर्वाचन अनुभाग एक में काम करता है। दूसरा अवर सचिव प्राप्ति और प्रेषण अनुभाग में काम करता है। दूसरा अवर सचिव बजट, लेखा, रोकड़ अनुभाग और दूसरा सामान्य अनुभाग एक देखता है। तीसरा अवर सचिव निर्वाचन अनुभाग 2 कै और निर्वाचन अनुभाग 1 ख देखता है। 5वां अवर सचिव एक हिंदी अनुभाग, दूसरा मुद्रण एवं प्रकाशन अनुभाग को देखता है। 6वां अवर सचिव एक सांख्यिकी अनुभाग और दूसरा सामान्य अनुभाग 2 को देखता है। अवर सचिव 7वां एक विधिक अनुभाग देखता है, दूसरा विधिक अनुभाग 2 देखता है। और एक अनुसंधान अधिकारी होता है जिसके अंतर्गत अनुसंधान, संदर्भ, अभिलेख अनुभाग सांख्यिकी तैयार करता है और पुस्तकालय का भी कार्य अधीक्षण देखता है या कार्य को देखता है, जिसमें पुस्तकालय अध्यक्ष, सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष और सहायक पुस्तकालय सभी कर्मचारी काम करते हैं। इसको ये एक तरह से सचिवालय के रूप में मुख्य निर्वाचन आयुक्त काम करता है। आज के लिए निर्वाचन आयुक्त की भूमिका और इसकी प्रशासनिक संरचना के बारे में उल्लेख है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।